everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, I am a third year MBBS student and I am pursuing my MBBS from MAMC College. And I am here to help you in the biology subject, or we can say that I am here to make you pro in the biology subject. तो ये था अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को. तो जो लोग न्यू हैं उन्हें बता देते हैं हम कर क्या रहे हैं या फिर करने क्या वाले हैं. देखिए, हमने अपना अभी चैप्टर कंप्लीट किया है. कौन सा? क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमने अच्छे से कंप्लीट किया है. मैंने आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू सीखी हैं. ठीक है. उसके बाद में हम जैसे कि हमेशा करते हैं, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक हमारी स्ट्रेटजी होती है, वो थोड़ी अलग होती है, बाकियों से अलग होती है. क्यों? क्योंकि हम लोग बाकियों की तरह ऐसा नहीं करते कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ा और एक लाइन में बता दिया, हाँ जी ये इसका आंसर ये होगा, बस बात ख़त्म. हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से पूछा गया है. फिर उस पूरे टॉपिक को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक जस्ट रिवाइज नहीं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाती हैं. वो ये कि आपका पूरा क्वेश्चन पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाता है, और साथ ही में ना उसके बाद में आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं कि भाई हाँ, उस टाइम पे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी कि इस जो टॉपिक से, ये जो टॉपिक है इससे इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और मैं इसको अटैम्प्ट कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये होता है. तो अगर इंट्रोडक्शन बड़ा लगा हो तो आई एम सो सॉरी. ठीक है. अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो यार, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है, ये जो हमारा 1 शॉट प्लस क्वेश्चन का है. तो अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, प्लीज़ आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, क्योंकि उसमें जो हमने कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया है वो हम इस वीडियो में दोबारा से नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद में ये वाली वीडियो देख लेना. ठीक है. तो देखो, आज हमें इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है. सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन पढ़ते पहले जो हमसे कहा जा रहा है, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जॉइंट्स वाले टॉपिक से, और जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी होगी उन्हें ये बात पता होगी कि जॉइंट्स वाला टॉपिक ही हमने सबसे पहले समझा था. जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने सबसे पहले जॉइंट्स वाला टॉपिक ही कवर किया था. देख लो ऊपर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये जॉइंट से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, और इसमें भी हमने जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था. और वहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक, यार मैंने इसलिए ही टॉपिक समझा देती हूँ क्योंकि फिर जो आगे क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक से, तब हमें दोबारा से रिवाइज़ नहीं करना पड़े उस चीज़ को. तो मैंने ना ये कल बता दिया था कि देखो यार, जो अपने पास में नी और एल्बो होती है ना, वहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है. वो कौन सा जॉइंट होता है? वो होता है हिंज जॉइंट. याद करो, मैंने बताया था कि भाई एक तरह का जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, जिसमें क्या होता है, जैसे कि आपके कमरे या घर के दरवाजे होते हैं, तो वहाँ पर भी ना एक हिंज लगा होता है, कभी देखना ध्यान से, जिसकी वजह से हमारा जो डोर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाता है ना. तो उसी तरीके से हमारे पास में एल्बो और जो नीज़ होती है वहाँ पे भी एक जॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट. अगर यार आपको लग रहा है कि मैंने झूठ बोला, मैं रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है. मैंने जो इसकी फ़र्स्ट पार्ट वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है, और इस कह सकते हैं कि जो मेरी डिटेल वीडियो है उसमें भी समझाया है. तो प्लीज़ आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लो. तो इसका आंसर क्या होगा? हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट यानी कि 4th आंसर होगा. और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि भाई देखो, यहाँ पे ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. मेरे पास में काफ़ी अलग अलग बुक्स भी हैं, और उसमें लाइक और भी सेक्शंस हैं. ये जो बुक है इसमें अभी और भी सेक्शंस हैं कि भाई नीट के PYQs भी हैं. तो अगर आप कहोगे तो मैं नीट के PYQs भी करवा दूँगी आपको, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो करवा देंगे. पहले आप ये कर लीजिए. ठीक है. और अगर आपको लग रहा है कि भाई स्पीड बहुत स्लो है, तो देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, मैं कैसे करवा रही हूँ, यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी रिवाइज़ करवा रही हूँ. अगर आपको चाहिए भाई फास्ट क्वेश्चन करना है हमें, जस्ट क्वेश्चन देखना है और उसको जल्दी से जल्दी करना है, कंसेप्ट नहीं चाहिए, तो यार उसके लिए वीडियो आएगी अभी थोड़े टाइम बाद. अभी हम इसी से ही चलेंगे, अपने इसी फ्लो से. ठीक है. क्योंकि और बाकी अगर आपको अभी करना है तो मेरे शॉर्ट्स देख लिया करो. शॉर्ट्स पे हम जस्ट जल्दी से 1 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं अपना. जितना पॉसिबल होता है मैं उतना लिख के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट्स में, तो आप वो देख सकते हैं. ठीक है. अब देखो यार, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया है.
ये अपना बोन्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन है और बोन्स वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं कल, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। देखते हैं अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। देखो हमने जब कल बोन्स वाला टॉपिक रिवाइज किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने कहा था भाई देखो जो अपने पास में रिब्स होते हैं, रिब्स अपने पास में टोटल 12 पेयर्स होते हैं। जो हमारे पास में रिब्स होते हैं उसमें 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें से जो हमारे पास में फर्स्ट से लेके 7th पेयर होता है। देखो ध्यान से सुनो, पहले नहीं सुना तो सुन लो अब ध्यान से। मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में रिब्स होते हैं, जो रिब्स होते हैं ना उसके 12 पेयर होते हैं और एक पेयर में 2 रिब्स की बोन आती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई देखो हमारे रिब्स के अंदर 12 पेयर हैं और एक पेयर में 2 बोन्स है, यानी कि हमारे रिब्स में टोटल 24 बोन्स होती हैं। इतना क्लियर है। फिर हम कहते हैं वो जो 12 पेयर है ना वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से हिस्सों में डिवाइडेड है? देखो भाई जो अपने पास में फर्स्ट से लेके 7th पेयर आता है ना वो तो होते हैं अपने ट्रू रिब्स, ठीक है। वहीं पे जो 8th 9th और 10th पेयर होता है वो अपने पास में फॉल्स रिब्स होते हैं। वहीं पे 11th और 12th पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख लो, ठीक है। क्योंकि यार ऑफकोर्स मैंने ये टॉपिक रिवाइज़ करवा दिया, अब मैं यहाँ पे इस टॉपिक को रिवाइज़ करवाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप आई होप कि आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई देखो अपने पास में फर्स्ट से 7th पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, और जो ट्रू रिब्स होते हैं ना उनको हम एक और नाम से जानते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। ट्रू रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, ठीक है। वहीं पे जो हमारे पास में 8th 9th और 10th पेयर होता है जो कि फॉल्स रिब्स होते हैं उनको हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। वहीं पे जो हमारे पास में 11th और 12th पेयर होते हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो 9th और 10th पेयर है, सबसे पहले तो हमें पता है 8th 9th और 10th पेयर क्या होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ये होते हैं फ्लोटिंग फॉल्स रिब्स, आई एम सो सॉरी, फॉल्स रिब्स है ना। हमें पता है 9th 10th 8th 9th 10th फॉल्स रिब्स होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड, ठीक है, इतना हम जानते हैं कि ये फॉल्स रिब्स होते हैं। और मैंने बताया फॉल्स रिब्स का ना एक और नाम होता है, क्या कहते हैं इनको हम, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। इतना क्लियर है। अब पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट में क्या बोले। यहाँ पे कह रहे हैं 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो 9th और 10th पेयर होता है यानी कि जो फॉल्स रिब्स हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। तो ये बात तो गलत है क्योंकि जो 9th और 10th पेयर है वो फॉल्स रिब्स हैं और फॉल्स रिब्स को हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत है और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। फिर देखो हमसे कह रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपनी ठीक है क्योंकि देखो हमने कहा था भाई देखो अपने पास में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें एक एक वर्टिब्रे होते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस बोलते हैं और वहीं पे जो सेकंड वर्टिब्रा होता है उसको हम एक्साइल बोलते हैं, है ना, एटलस एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे बोला है जो अपने पास में फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पे कह रहा है कि वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ा होता है, ये बात भी ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर तो यही होगा, सेकंड ही होगा। पर हम फिर भी एक बारी बाकी स्टेटमेंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है ईच पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल कौन सा, वो जो हिप गर्डल वाला, जो शोल्डर गर्डल वाला होता है, पेक्टोरल गर्डल को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं शोल्डर गर्डल। और हमने कहा था जो अपने पास में पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल होता है वहाँ पे अपने पास में 2 बोन्स आती हैं, कौन कौन सी, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है, जहाँ पे एक क्लेविकल होती है और 2 स्कैपुला होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है ईच पेक्टोरल गर्डल कंप्राइजेस 1 क्लेविकल। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन आगे देखो, आगे कह रहा है एंड 1 स्कैपुला। नहीं यार देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि एक स्कैपुला होता है, तो ये बात गलत है। एक नहीं 2 स्कैपुला होते हैं, ठीक है, हमारे पास में 2 स्कैपुला होते हैं।
क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था स्कैपुला कौन सी बोन होती है, जब आप अपने पीछे ना अपने शोल्डर को हाथ लगाओ, शोल्डर से थोड़ा नीचे जाओगे ना तो आपको ऐसे 2 ट्राइंगल जैसी बोन्स दिखती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला था आप इस चीज़ को ना सर्च भी कर सकते हो यार, 1 सेकंड लगेगा गूगल पे सर्च करने में, स्कैपुला डालो आपको समझ में आ जाएगा। जो यार मतलब एक ना हड्डी जैसा हमें अलग सा लगता है, ठीक है। तो 2 स्कैपुला होते हैं और 1 क्लेविकल होते हैं, तो ये बात गलत है। फिर देखो 4th स्टेटमेंट में बोल रहा है द नंबर ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे। देखो जब हमने वर्टिब्रल कॉलम किया था तो मैंने आपको बोला था कि भाई देखो क्या होता है, इस चीज़ को मैं लिखूँ या ऐसे ही समझा दूँ, देख लो। हम ये कहते हैं भाई देखो हमारे पास में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। हमने कहा था भाई देखो जो अपने पास में 1st से लेके 7th होते हैं, 1 से लेके जो 7 वर्टिब्रे होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल, है ना। और मैंने बोला था 7 से सर्वाइकल, 7 से 7, तो ये तो इजीली हम याद रख सकते हैं कि सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हम जो हमारे पास में फिर आता है थोरैसिक। थोरैसिक के अंदर 12 आते हैं, ठीक है। देखो सर्वाइकल के अंदर 7 होते हैं, थोरैसिक के अंदर 12 होते हैं। फिर हमारे पास में आता है लंबर के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है सैक्रल और कॉकेक्स। मैंने कहा था भाई देखो जो अपने पास में सर्वाइकल, लंबर और थोरैसिक है वो तो फीटल में भी सेम रहते हैं उनके नंबर, मतलब जितने मैंने अभी जो बताया ना कि भाई सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, तो ये जो चीज़ है ना, ये जो नंबर है ये हम जितने एज के अब आप हो आपके अंदर भी इतने ही होंगे, और जब आप अपनी फीटल स्टेज में थे यानी कि जब आप अपनी मदर के वूम्ब में थे तब भी ये इतने ही थे। लेकिन जो अपने पास में लास्ट के 2 बचते हैं ना सैक्रल और कॉकेक्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो अभी सैक्रल और कॉकेक्स आप में एक है, लेकिन जब आप अपनी मदर के वूम्ब में थे ना तब क्या था, ये जो एक है जिसको आप अब एक बोन मान रहे हो ना, वो पहले 5 टुकड़ों में थी, ठीक है। तो जो सैक्रल थी ना वो अब आपकी बॉडी में अब तो एक है, लेकिन जब आप अपनी मदर के वूम्ब में थे, जब आपका बर्थ नहीं हुआ था, तो ये जो एक बोन थी ये 5 टुकड़ों में जुड़ी हुई थी। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए ये 5 जो बोन्स के टुकड़े थे वो मिलके इकट्ठे हो गए, फिर इसलिए अब हम इन्हें एक ही कंसीडर करते हैं। तो फीटल स्टेज में 5 होते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे इज़ 5 इन बोथ एडल्ट एंड फीटस। देखो इस चीज़ को मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो भी ऐसे वर्ड आते हैं ना, नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ, इन चीज़ों को ना थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो यार यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जो सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं ना वो 5 होते हैं इन बोथ। हमसे कह रहा है कि देखो एडल्ट और फीटस स्टेज दोनों में ही 5 होते हैं। नहीं, गलत बात है। मैंने अभी बताया कि भाई देखो फीटल स्टेज में तो 5 होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में, जिस एज में अब आप हो, उसमें तो एक ही होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। और इसमें गलत क्या है, ये एडल्ट में तो वही एक होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई एग्ज़ाम में इतने फ्लो में सॉल्व करना है। देखो यार, लेकिन पता क्या होता है, एक्यूरेसी पे पहले हमें ध्यान देना होता है, फिर आप स्पीड के पीछे भाग सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पीड के पीछे भागोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर इतनी जल्दी में क्वेश्चन गलत करके आने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी इस टाइम पे अभी आपके पास में टाइम है, चाहे आप CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए। तो अभी आप थोड़ा ना एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे जैसे जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसी फ्लो में करो, इसी तरीके से करो, ठीक है। ऐसे बार बार करो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। जब तक आप 3 से 4 बार ऐसे सॉल्व नहीं कर लेते ना क्वेश्चन, तब तक ऐसे जल्दी जल्दी में मत भागो, ठीक है। चलो भाई, ये अपना क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भाई हमें मैच करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन को। देखो ये भी क्वेश्चन जो है ये अपने पढ़े हुए टॉपिक में से है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, बाइसेफेलिक रिब्स से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोल दिया बाइसेफेलिक रिब्स। भाई बाइसेफेलिक रिब्स कुछ नहीं होते, वो जो अपने पास में रिब्स होते हैं उनको ही हम बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं।
12 पेयर्स होते हैं तो 22 ही वाली ग्रेप्स बोलते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। अब हमें इसके बारे में यहाँ पे से सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो स्टेटमेंट है ये इनमें से किसी से मैच होएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये जो है ये डिसऑर्डर है एक, ठीक है। और कौन सी डिसऑर्डर है, देखो इसके लिए पहले मैं आपको डिसऑर्डर्स समझा देती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिसऑर्डर वाले टॉपिक से एक स्टेटमेंट आई हुई है, यानी कि डिसऑर्डर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो पहले हम डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं एक बारी, है ना। देखो यार ये मेरे को मिल गया तो मैंने इसी में ही समझा रही हूँ आपको। अब ये मैं सोचना कि भाई राइटिंग बहुत बुरी है, क्योंकि यार मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया था, आप मेरे को अब ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने डिस्क्लेमर में बता दिया था कि आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो भाई उस हिसाब से मेरी राइटिंग फिर भी बहुत अच्छी है। तो देखो यार हम क्या करें भाई, डिसऑर्डर्स ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल से रिलेटेड है, जहाँ पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हम अभी रिवाइज करेंगे टॉपिक, चिंता मत करो, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह और जॉइंट्स वगैरह इन सब से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो यार हम कह रहे हैं कुछ ना बीमारियाँ होती हैं हमारे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, उन बीमारियों के हमें नाम देखने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना है। तो बस देखो यार सबसे पहले जो अपनी डिसऑर्डर होती है उसका नाम होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस, देखो यार जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इन्हीं कीवर्ड से क्वेश्चन घूमेगा, तो आप इस चीज़ को याद रखो। देखो मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, देखो यार जब अपनी बॉडी ही अपनी दुश्मन बन जाती है तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वैसे तो इस चीज़ के बारे में ना आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में, जो कि है क्लास 12th का चैप्टर। तो अभी टेंशन मत लो, बस इतना ध्यान रखो। यार पता क्या होता है, जो अपने पास में अपनी बॉडी होती है ना, वो अपनी बॉडी के सेल्स को मारने लग जाती है। जैसे भाई हमारी इम्यूनिटी वगैरह कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, हम लोग बड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब यार एक बात बताओ, जब आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है तो क्या आपकी बॉडी वीक नहीं हो जाएगी, होगी, ऑफकोर्स होगी। बॉडी वीक हो जाती है और यहाँ पे इस डिसऑर्डर के अंदर पैरालाइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे अपनी बॉडी ही अपनी दुश्मन बनने लग जाती है और इस वजह से हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और हमारे अंदर पैरालाइसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास में डिसऑर्डर होती है वो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, देखो ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको डायरेक्ट अपने पास में ये डिसऑर्डर्स के नाम याद होंगे तो आप कर सकते हो। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जेनेटिक्स आपको पढ़नी है 12th में, चिंता मत करो, बट अभी समझो इस चीज़ को भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की अगर कोई डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपके घर में किसी को, तो क्या होगा, जब मान लीजिए कि अभी पहली बार किसी को पता लगा है कि भाई मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर्स पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में ये डिसीज़ या मतलब ये डिसऑर्डर किसी को पहले भी था, पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर बताते हैं हाँ भाई हमारे घर में पहले भी किसी न किसी को था, ठीक है। तो ये क्या होता है, डॉक्टर्स ये देखना चाहते हैं कि ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कि भाई आगे से आगे चल रही है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अपनी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं टेटनी। टेटनी में क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और बॉडी के अंदर रैपिड स्पैस्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। रैपिड स्पैस्म होने लग जाता है। और मेन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। टेटनी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। फिर देखो, फिर हमारे पास में एक डिसीज़ आती है, डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब देखो यार इस चीज़ के बारे में ना मैंने आपको बहुत बार बताया और मैं ऐसे कीवर्ड्स आपको बताती रहती हूँ। देखो यार बायो में ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो पूरी बायो में काम आने वाले हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है आइटिस, ITIS। जिस भी शब्द के पीछे ये लग जाता है ना ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो चीज़ मतलब जो भी है
इन्फ्लेमेशन का मतलब समझते हो, सूजन, स्वेलो होना, ठीक है। और देखो आइटिस वर्ड जिस भी ऑर्गन के पीछे लग जाता है यानी कि उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन हो गई है। जैसे कि यार टॉन्सिल्स होते हैं, आपको हो जाता है ना कभी कभी गले में प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं टॉन्सिल्स हो गए आपको, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है यार, अगर आप साइंस में मतलब बिल्कुल डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलोगे तो उसे हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, जिसको अब हम शॉर्ट में बोलते रहते हैं टॉन्सिल हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। वो क्या होता है, वो टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, भाई मैंने कहा भाई आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और टॉन्सिल्स आपको पता है एक ऑर्गन का नाम है, तो यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल्स की स्वेलो होना, टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है आर्थराइटिस। अब हमें ये तो समझ में आ गया भाई इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन आप सोच रहे हो कि आर्थराई का मतलब क्या है। यार आर्थराई का मतलब होता है जॉइंट्स, ये जॉइंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। एक बार इन्हें सर्च करके देखना गूगल पे कि भाई जोड़ों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखना ज़रा, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, आर्थराइटिस, आर्थराइट का मतलब हो गया जॉइंट्स, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि हमारे जब जोड़ों की इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जब जोड़ सूजने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। ये चीज़ है। फिर हमारे पास में एक डिसऑर्डर होती है गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है यार, हमारी बॉडी के अंदर ना यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। एक्यूमुलेशन का मतलब समझ रहे हो, यूरिक एसिड मतलब जमा होने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। यूरिक एसिड क्या होता है, अब ये भी पढ़ के आए हैं एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, तो अगर किसी ने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसके भी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको दे दिए थे उसके। तो यार गाउट में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा होने लग जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास में लास्ट जो डिसऑर्डर होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। देखो यार ऑस्टियो वर्ड जो होता है ना वो बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑस्टियो वर्ड अपना बोन से रिलेटेड होता है। हम कह रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है यार, जो अपने पास में बोन्स होती है ना यार वो वीक पड़ने लग जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अपनी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग जाती हैं। यार वीक क्यों हो रही है, क्योंकि हमें एक बात पता है हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम होता है। आपने पढ़ा होगा जब मैंने एनिमल टिश्यू चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोन्स पढ़ाया था वहाँ पे। मैंने कहा था भाई देखो बोन्स जो होती है ना, अपनी हड्डी होती है, उसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम होता है। ध्यान से सुनो ज़रा, हमने कहा हमारी बोन के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम होता है। हम कह रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अपनी बोन्स हल्की होने लग जाती हैं, अंदर से खोखली होने लग जाती हैं, बड़ी वीक हो जाती हैं। तो ज़रा सोचो ऐसा क्यों हो रहा होगा। भाई मैंने कहा हड्डी है, हड्डी बनी हुई है कैल्शियम से, अब हम कह रहे हैं हड्डी हल्की पड़ रही है, यानी कि भाई कैल्शियम उसमें से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हमारी जो बोन है ना उसमें से कैल्शियम ख़त्म होने लग जाता है, तब हमारी को ये दिक्कत होने लग जाती है, हमारी बोन काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं भाई दूध पीना चाहिए, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो दूध पीना चाहिए, क्यों, दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई देखो अगर बोन वीक पड़ रही है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों भाई, फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर में यही होता है हड्डी टूट जाती है। अब हम कह रहे हैं कोई चीज़ अगर वीक है तो उसे तोड़ना आसान नहीं हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये भी पेंसिल सही सलामत है तो इसको तोड़ना थोड़ा सा अभी है मुश्किल, वहीं पे अगर मैं इसको बिल्कुल मतलब ये अधमरी टाइप हालत में हो जाए, बहुत वीक हो जाए ये पेंसिल, तो इसको तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। उसी तरीके से अपनी बोन है, ये बोन कैल्शियम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और जब इसमें से ये बोन वीक पड़ जाती है तो हम कहते हैं भाई दूध पियो, कैल्शियम होता है उसके अंदर, यानी कि हमारी बोन्स को उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। वहीं पे यार आपने देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है यार, आपको वैसे तो ये हॉर्मोन्स 12th में ही पढ़ने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको 12th में, बट थोड़ा सा समझ लो। ये जो है ना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हम पढ़ाते हैं, जो कि +2 का चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो अभी डोंट वरी, ज़्यादा चिंता मत करो। देखो यार फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है, और जब फीमेल्स की एज हो जाती है ऐसे 40-50, है ना, उसके बीच में क्या होता है कि ये ईस्ट्रोजन कम होने लग जाता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन का जो अमाउंट है वो कम होने लग जाता है। और जब ये कम होने लग जाता है इसकी वजह से भी हमारे पास में ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा भाई देखो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कब कब हो सकता है, जब बोन मास कम हो जाता है, जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। समझ में आ गया। तो
तो ये थे अपने पास में सारी डिसऑर्डर्स जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब चलो भाई अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें बाइसेफेलिक रिब्स। अब हमें यहाँ पे बाइसेफेलिक रिब्स से जुड़ी हुई बात देखनी है कि कौन सी है। मैंने कहा भाई बाइसेफेलिक रिब्स किसे बोलते हैं, जो 12 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 12 इन नंबर इन एन एडल्ट मैन। देखो यहाँ पे ना हमें ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जल्दबाजी में लोग ये करके आएंगे टिक और गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं 12 ही होते हैं नंबर में, भाई 12 पेयर होते हैं, लेकिन बोन्स कितनी होती हैं 24, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं और 12 पेयर होते हैं, तो ये गलत है, 12 इन नंबर नहीं होते। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, अब बोल रहा है 12 पेयर होते हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए जो है उसका 5th होने वाला है। ठीक है, फिर बोला है हाइलिन कार्टिलेज। भाई कार्टिलेज है, जब हमने कार्टिलेज पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, तो हमने देखा था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिन सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई बात देखनी है हमें। कह रहा है हाइलिन कार्टिलेज, तो ये तो नहीं होगा इसका। यहाँ पे होएगा कॉन्ट्रैक्टिन सॉल्ट्स एंड लेक्यूने। लेक्यूने प्रेजेंट होते थे ना, हमने पढ़ा था बोन्स और कार्टिलेज दोनों क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो बी का 3rd होएगा अपना। वहीं पे टेटनस, यानी ये वही डिसऑर्डर है, टेटनी और टेटनस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेटनस, टेटनस के बारे में हमसे क्या बोला जा रहा है, इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा 4th। देखो अभी तो पढ़ा हमने, टेटनस में क्या होता है, रैपिड स्पैस्म होता है। और क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, तो इसका 4th होगा। ठीक है, वहीं पे कह रहा है थोरेसिक वर्टिब्रे। मैंने बताया था भाई, देखो हमारे पास में सर्वाइकल वर्टिब्रे वो 7 होते हैं, थोरेसिक हमारे पास में 12 होते हैं, और लंबर 5 होते हैं, और सैक्रल और कॉक्सिक्स 1-1 होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है 12 नंबर। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका 2nd होएगा कि भाई जो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं वो 12 होते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एक अपना 5th है, यहाँ पे एक का 2nd दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे एक का 5 दिया हुआ है, तो थोड़े चांसेस हैं इसके। यहाँ पे भी एक का 5 दिया है, यहाँ पे भी एक का 5 दिया है, तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर हमसे कहा जा रहा है बी का 3rd है, बी का 3rd यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बी का 2nd दे रखा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। बी का 3rd है, सी का अपने पास में 4th है, यहाँ पे सी का 1 दिया है, तो इसको भी एलिमिनेट करो, यानी कि करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे इसमें हमें बोल दिया है कि देखो सी का अपने पास में 2nd होगा, तो ये तो गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट ऑप्शन नहीं पढ़ा है। देखो सी का यहाँ पे 4th भी हो सकता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, तो हमें उसे भी देखना है। सी का हमें यहाँ पे बोला होगा लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है भाई, टेटनस के अंदर क्या हो जाता है कि भाई जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके बीच में हमें टाइम नहीं मिल पाता, गैप नहीं मिल पाता, तो ये बात भी बिल्कुल। देखो अगर सी का 4th है तो ये बात भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देखना था, तो सी का 4th भी हो सकता है और सी का 1st भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सी का 1st दे रखा है, डी का 2nd। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट में कहा गया है कि बताओ सिलेक्ट द एक्टिविटी विच वुड एसेंशियली इन्वॉल्व इन मूवमेंट। अब देखो भाई, ये तो इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया। जब हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम इन दोनों टर्म्स का मतलब जानते हैं, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। देखो यार, चैप्टर का नाम ही है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हमें इसका मतलब तो पता ही होना चाहिए। तो हम कहते हैं देखो यार, ये जो 2 टर्म्स हैं ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनको सेम मत समझना। पहले तो देखो यार, हम कहते हैं भाई हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, हमारा मुँह चल रहा है, तो ये सब क्या है, मूवमेंट है। ठीक है यार, मूवमेंट तो हम बोलते ही रहते हैं कि भाई मूव करते रहना चाहिए, मूवमेंट होती रहनी चाहिए, मूवमेंट है ना। तो मूवमेंट का मतलब तो हमें पता है कि भाई जहाँ पे भी हमारी बॉडी थोड़ा सा मूव वगैरह कर रही है तो उसको हम कह देते हैं मूवमेंट हो रही है। लेकिन नया वर्ड आपके लिए लोकोमोशन है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, देखो यार, मूवमेंट तो काफ़ी सारी तरह की होती है। मूवमेंट ये भी हो रही है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मेरा मुँह चल रहा है, मैं लिख रही हूँ, ये भी एक मूवमेंट है। ठीक है,
उसके बाद में अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो शायद आप कुछ नोट कर रहे हो, ये भी मूवमेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप थोड़ी सी अपनी गर्दन भी ला रहे होगे, ये भी मूवमेंट है। लेकिन यार मैं कह रही हूँ कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होती है। ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं मूवमेंट तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ जाके आप पेंसिल लेके आओ, ठीक है, तो आप पेंसिल लेने जाओगे तो आपकी जगह चेंज होएगी। मान लो कि आप अभी नीचे बैठे हो अपने किसी रूम में और आपको ऊपर जाना पड़ेगा पेंसिल लेने, तो आप नीचे से ऊपर गए, भाई आपकी पोजीशन चेंज हुई। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको पेंसिल लेने बाहर स्टेशनरी की शॉप पे जाना पड़े, आपकी पोजीशन चेंज हुई। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो मूवमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी मूवमेंट जहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज होती है उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। समझ में आया? मैंने कहा भाई देखो मूवमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी मूवमेंट जहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। एक बार कंफ्यूज मत होना, लोकोमोशन थोड़ा सा लोकेशन से लग रहा है ना लोकोमोशन में, तो वही चीज़ होती है जहाँ पे हमारी लोकेशन चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। तो देखो हमारे पास में ना एक टर्म होती है एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सारी मूवमेंट लोकोमोशन है, ट्रू या फॉल्स बताओ। ध्यान से सुनो, हमसे बोले जा रहा है कि भाई देखो जितनी भी मूवमेंट है ना वो सारी की सारी लोकोमोशन है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? अभी अगर आप सिर्फ सुन रहे हो मेरी बात तो क्या आपकी लोकेशन चेंज हो रही है? या फिर मान लो अभी मैं बोल रही हूँ तो भाई मूवमेंट तो हो रही है ना भाई। अगर मैं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या मेरी जगह चेंज हो रही है? क्या मेरी लोकेशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो यानी कि यहाँ पे लोकोमोशन तो नहीं हो रही, लेकिन ये एक मूवमेंट है। तो हम क्या कहते हैं, भाई देखो सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वहीं पे एक और स्टेटमेंट आपको दे देते हैं कि भाई ऑल लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि भाई जितनी भी लोकोमोशन है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ धनिया लेके आओ, ठीक है, तो वो भी एक मूवमेंट है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई जाओ अपने दोस्त के घर में जाओ, तो वो भी एक मूवमेंट है। कि भाई देखो क्या है, सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, लेकिन सारी लोकोमोशन मूवमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हमें यहाँ पे सिंपल मूवमेंट का एग्जाम्पल देना है। भाई ऐसे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर हमारी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वॉकिंग चल रहे हैं तो लोकेशन तो चेंज हो रही है, क्लाइंबिंग अगर हम चढ़ रहे हैं तो लोकेशन चेंज हो रही है, स्विमिंग कर रहे हैं तो भाई लोकेशन चेंज हो रही है। लेकिन हमसे कह रहा है भाई हमें लोकोमोशन का एग्जाम्पल नहीं बताना है। टॉकिंग, जैसे कि मैंने बताया अभी मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो इसमें मेरी पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन मूवमेंट हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा। फिर देखो ये अपने पास में बोन्स वाले से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि भाई हमें गलत बताना है इसमें से। मैलियस इनकस स्टेप्स हमने पढ़ा था, ये क्या होते हैं? ईयर ऑसिकल्स होते हैं, तो ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है। मैलियस इनकस स्टेप अपने पास में ईयर ऑसिकल्स होते हैं। फिर हमसे कह रहा है लैक्रिमल बोन, नेजल बोन और मैक्सिला, ये सारे पेयर्ड बोन्स होती हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने जब अपने फेस की बोन्स की थी तो मैंने आपको बोला था लैक्रिमल बोन कहाँ पे मिलती है? हमारी आँखों के पास में, है ना। हमारी आँखों में लैक्रिमल बोन होती है, तो 2 आँखें हैं, 2 लैक्रिमल बोन है। उसके बाद में फिर आपके पास में नेज़ल बोन भी 2 होती हैं, है ना, जहाँ पे आप चश्मा टिकाते हो। वहीं पे मैक्सिला ऊपर वाला जो जबड़े वाला होता है वो 2 बोन्स होती है, तो ये पेयर्ड बोन है। पेयर्ड का मतलब समझते हो ना, 2। तो ये जो बोन्स हैं ये 2-2 हैं। फिर हमसे कह रहा है ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये हमारे हाथों की हड्डी है। हाँ, ये भी ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना अपने हाथों की बोन्स होती हैं, हमने पढ़ा था। फिर हमसे कह रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर से क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो इसका आंसर ही होगा। गलत तो है लेकिन इसका आंसर यही होगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमसे कह रहा है ग्लोबुलर रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज। तो चलो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे हमें आपको समझाना है क्या, आपके मसल्स के बारे में।
अभी तक हमने अपना वैसे सेकंड पार्ट कवर कर लिया चैप्टर का, बोन्स पढ़ लिया, जॉइंट्स पढ़ लिए, डिसऑर्डर पढ़ लिए। ये वाला जो पार्ट आता है ना चैप्टर में, ये बाद में आता है, लेकिन हमने पहले पढ़ लिया क्योंकि क्वेश्चंस पहले दिए हुए थे, है ना। अब हमें इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे आ जाना है, जहाँ पे हमें पढ़ना है मसल्स के बारे में पढ़ना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो ना हम कहते हैं हमारे पास में 3 तरह के मसल्स होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के मसल? स्ट्राइटेड मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल्स। ये 3 तरह के मसल्स होते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस पॉइंट पे इन तीनों में डिफरेंस नहीं बता रही हूँ। अभी जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। पर मैं आपको ना एक थोड़ा सा फ्लो बता देती हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में। मैं पढ़ाऊँगी इसी वीडियो में ही समझाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहते हैं, देखो यार, हम लोगों को ना बेसिकली पढ़ना है स्केलेटल मसल। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना स्केलेटल मसल, तब थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। हमें इस चैप्टर में मेनली स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ना है। स्केलेटल मसल के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो यार, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है वो किसकी वजह से हो रही है? वो स्केलेटल मसल की वजह से ज़्यादातर होती है। तो अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उस चीज़ को समझो। अभी हम मसल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अब हम मसल के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो देखो यार, होता क्या है, अपने पास में कुछ इस तरीके से मसल है। मान लो कि भाई मेरे को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा और मैंने आपका हाथ काटा और एक मसल निकाल लिया, ठीक है। आपके बाइसेप्स में से एक मसल निकाल लिया और अब मैं उस मसल की स्टडी कर रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, भाई देखो ये अपने पास में मसल का ट्रांसेक्शन एरिया है, ठीक है। हमने कहा भाई देखो, ये अपने पास में मसल को हमने काटा तो हमें ऐसा दिखा, लेकिन इस मसल के अंदर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिली? देखो यार, हमें ना ऐसे करके कुछ बंडल्स देखने के लिए मिले। मैंने आपके मसल को, मान लो ये देखो, ये आपके पास में आपका हाथ है, ठीक है। मतलब ये आपका हाथ है, हाथ तो मोटा है आपका मेरी तरह, तो ये आपके पास में आपका हाथ है, ठीक है। ये ना ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं आपके हाथ में, है ना, काफ़ी सारे मसल्स हैं। तो यह आपका हाथ है, इसके अंदर काफ़ी सारे मसल्स हैं। इनमें से मैंने एक मसल को ऐसे करके निकाल लिया। ये एक मसल मैंने आपके हाथ में से निकाल लिया, ये एक मसल है, ठीक है। इसको मैंने आपके हाथ में से निकाल लिया। अब मैंने इसको पकड़ा ऐसे, और हाँ ठीक है, ये मसल है, इसको मैंने ऐसे ले रखा है आपके मसल को। अब मैंने इस मसल को कुछ इस तरीके से किया और मुझे देखने के लिए मिलता है आपका मसल। इसको समझो, क्योंकि वो वाला पेन खुल नहीं पा रहा, ठीक है। मैंने कहा भाई देखो, ये आपका एक मसल है ना। आपका हाथ काटा, आपका एक मसल निकाल लिया इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इस मसल को, पहले मसल ऐसे था, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने ऐसे काटा। अब मैं काट तो नहीं सकती हूँ इसको, पर मैं खोल ज़रूर सकती हूँ, है ना। वेट, ये मैंने आपका मसल ऐसे था, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने काट दिया। जब मैंने इसको काटा तो मैं देख पा रही हूँ इसके अंदर ना मुझे बंडल्स दिख रहे हैं। ये जो इंक है ना यार, इसको बंडल मान लो, ठीक है। ये मुझे आपके मसल के अंदर कुछ बंडल्स दिख रहे हैं। देखो, ये जो रेड कलर से बनाया है ये पूरा अपना ये है, मुझे पता है बहुत पतला है ये, लेकिन ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये अपना ये बनाया। फिर ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये अपने पास में कुछ इस तरीके से बंडल्स दिख रहे हैं। इसके अंदर बंडल दिखा ना हमें, जैसे इसके अंदर इंक दी, तो ये जो है बंडल है, ठीक है। समझ पा रहे हो? मैंने कहा भाई देखो, ये अपने पास में मसल था, मसल को काटा तो मसल के अंदर मुझे कुछ बंडल्स दिखने के लिए मिले, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर मैंने कहा भाई देखो, अब ये जो मसल बंडल थे ना, इसके अंदर भी मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिली। वो क्या चीज़ थी अपने पास में? मुझे इसके अंदर कुछ सेल्स देखने के लिए मिले। समझ में आया? ये मसल था, मसल के अंदर कुछ बंडल्स देखने के लिए मिले। अब इन बंडल्स के अंदर भी मुझे कुछ देखने के लिए मिला, उसको हमने कहा मसल सेल या फिर मसल फाइबर भी बोल सकते हैं। अब इसे लेबल कर लें। देखो यार, इसको हमने कहा कि मसल है, TS ट्रांसेक्शन ऑफ मसल, ठीक है। फिर वहीं पे ये जो ब्लू कलर के बनाए बंडल, इनको हम क्या कहते हैं? फेसिकल, ठीक है। इनको हम फेसिकल बोलते हैं। वहीं पे जो मैंने अंदर बनाए, ये क्या है? ये अपने पास में मसल सेल या फिर इन्हें हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम कहते हैं भाई इनकी ना कुछ कवरिंग्स भी होती है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो देख लेते हैं।
तो देखो देखो यार, सबसे पहले तो हम कहते हैं ये जो अपने पास में सबसे बाहर है, सबसे बाहर क्या चीज़ है? मसल है। तो ये जो मसल की लेयर होती है ना, मसल की कवरिंग होती है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, मसल की कवरिंग होती है जो सबसे बाहर है, इसको हम कहते हैं एपिमाइसियम। एपिमाइसियम, ठीक है। वहीं पे मैं कह रही हूँ मसल बंडल की जो कवरिंग है, इसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। वहीं पे जो मसल सेल की कवरिंग है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई देखो ये तो मसल का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब हम पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा मत सोच रहा क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। ये था अपने पास में मसल का स्ट्रक्चर। अब हमें ना इसके और डीप में जाके मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने अंदर मसल सेल बनाया है ना ब्लैक कलर से, अब हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। देखो यार, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे पास में ना दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ इस बारे में थोड़ा। देखो यार, हम कहते हैं हमारे पास में मसल है भाई, हमें ना आगे जाके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। अभी आप पढ़ोगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं देखो यार, हमारे पास में ना दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। हमारे पास में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं? देखो, एक तो होते हैं अपने पास में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और दूसरे होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। मैंने कहा हमारे पास में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और दूसरे होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। दिख भी रहा है ना ये? अब दिख रहा है ना? दोबारा से बताती हूँ। देखो, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में ना दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और दूसरे होते हैं हमारे पास में रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है यार। हमारे पास में ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन होएगी, तो हमने कहा भाई देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करेंगे, हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? वहीं पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये इन मसल्स पे नज़र रखेगा, ठीक है। ये इनको कंट्रोल करेगा। रेगुलेटरी मतलब समझ पा रहे हो, थोड़ा रेगुलेशन करना। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ये इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये देखते हैं कि भाई कब कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, कब नहीं करवानी, ठीक है। और ये कैसे, ये हम अभी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। तो देखो हमारे पास में ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है अपने पास में एक्टिन, दूसरा होता है अपने पास में मायोसिन, ठीक है। वहीं पे ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और दूसरा होता है ट्रोपोनिन। समझ में आया? मैंने कहा भाई देखो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल और रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्टाइल वाले दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। रेगुलेटरी भी दो तरह के होते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अब हमें ना एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर बस हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यार अपने मायोसिन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम मायोसिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, वैसे ना मैंने इनको डिटेल में भी पढ़ाया है। अगर आपको लगे ना कि हाँ हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ पा रहा, तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना। उस पर यार मैंने ना काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे के समझाया, काफ़ी सारी चीज़ें दिखा के आपको समझाया है, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑफ कोर्स मैंने ये रिवीजन के लिए लेक्चर रखा है, तो समझ ना जा रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मायोसिन के बारे में। देखो यार, हमें ना मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाना है। मायोसिन कैसा दिखता है हमें, सबसे पहले तो एक चीज़ को याद रख लो, मायोसिन, एम से मायोसिन, एम से मोटू। मायोसिन जो होता है वो एक मोटा
मोटा होता है, यानी कि थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। मायोसिन अपना थिक फिलामेंट है। मायोसिन कैसा दिखता है? मायोसिन कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, पता है मेरे को बहुत बेकार डायग्राम बना है, पर अभी थोड़ा उस चीज़ से ध्यान हटा के समझने पे ध्यान दो। देखो यार, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा भाई अपने पास में ना मायोसिन कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये आपको दिख पा रहा है कुछ स्ट्रक्चर, ये इतना वाला, इसको हम बोलते हैं टेल। पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए टेल बोलते हैं। वहीं पे आपको दिख पा रहा है ये दो सर जैसे स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं हेड। वहीं पे आपको दिख पा रहा है ये थोड़ा सा बीच में ऐसा पोर्शन है ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों का ही ऐसे पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, ठीक है। समझ में आया इतना? मैंने कहा भाई देखो ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम टेल बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट आर्म कहते हैं और इसको हम हेड बोलते हैं। अब देखो ये जो हेड है और शॉर्ट आर्म है, इन दोनों को मिला के हम एक नाम से जानते हैं। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान देना। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। ये अपने पास में मायोसिन कुछ इस तरीके का दिखता है। अब हमें पढ़ना है एक्टिन के बारे में। एक्टिन के बारे में पढ़ते हैं, चलो भाई। देखो यार एक्टिन कैसा होता है। एक्टिन ना यार छोटे छोटे मोटे, देखो हमारे पास में ना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये अलग अलग गोले हैं, ठीक है। ये अलग अलग गोले पड़े हुए हैं। इन गोलों को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं, ठीक है। ये जो गोले गोले से है इनको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। इतना समझ में आया? अब हम कह रहे हैं ये जो गोले गोले है ना, ये चेन बना लेते हैं अपनी एक, ठीक है। तो ये इस चेन को हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बना लिया ना इन्होंने, तो इसलिए हमने इनको कह दिया फिलामेंटस एक्टिन। इसी को हम शॉर्ट में एफ एक्टिन भी बोलते हैं। एफ से फिलामेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमने कहा भाई देखो ये गोले गोले जैसे पड़े हुए थे तो हमने कह दिया ग्लोबुलर एक्टिन। वहीं पे इन्होंने गोलों ने एक चेन बना ली तो इनको हमने कह दिया एफ एक्टिन। जैसे कि आपने कभी माला देखी होगी, मोतियों की माला, उसमें क्या होता है यार, एक एक मोती होता है। उस एक एक मोती को हम कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। वहीं पे जब उसकी माला बन गई उसको हम कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब एक्टिन कैसा होता है? तो एक्टिन जो होता है ना यार, वो अपने इन गोलों गोलों को मिला के बना होता है। ये जो गोले गोले हैं इनको मिल के एफ एक्टिन बन गया। तो जो एक्टिन होता है, एक्टिन दो एफ एक्टिन से बनता है। ये अपने पास में एक फिलामेंटस एक्टिन हो गया ना, ठीक है यार। ये यही बनाया मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये एक एफ एक्टिन है, उसी तरीके से अपने पास में दूसरा एफ एक्टिन भी तो होगा। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, गड़बड़ गई। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये अपने पास में दूसरा एफ एक्टिन हो गया। मुझे पता है मैंने गड़बड़ करी है। चलो मैं दूसरे पेज पर समझाती हूँ। देख रहे हो कितना सुंदर बनाया मैंने, ठीक है। तो ये अपने पास में एक एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये एक एफ एक्टिन है, ठीक है, एक फिलामेंटस एक्टिन है, और ग्रीन वाला एक अलग फिलामेंटस एक्टिन है। तो हमारा जो एक्टिन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो दो एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। समझ में आया? लेकिन यार ये जो एक्टिन होता है ना, अब मैंने आपको एक्टिन भी समझा दिया है और मायोसिन भी समझा दिया, यानी कि हमने अपने पास में अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन समझ लिया। अब हमें समझना है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन अपने पास में दो तरह के होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ना हम समझते हैं अपने रेगुलेटरी प्रोटीन्स को। देखो हमारे पास में रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन।
देखो सबसे पहले समझो ट्रोपोमायोसिन के बारे में। देखो जो ट्रोपोमायोसिन होता है ना यार, वो ऐसे करके एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो यहीं पे ही प्रेजेंट है, इन्हीं के साथ में ही चिपका हुआ है कुछ इस तरीके से। ये अपने पास में क्या है, ये रेड कलर का, ये है अपने पास में ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है ना यार, ये अपने पास में इस एक्टिन के साथ में ही चिपका होता है, ठीक है। वहीं पे अपना दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रोपोनिन। यार ट्रोपोनिन ना इस तरीके का होता है, देखो यहाँ पे समझो, ट्रोपोनिन अपने पास में कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ना 3 साइड होती हैं, आई टी सी। इनका मतलब क्या है, देखो आई वाली साइड जो होती है वो इनिबिटरी साइड है। किसके लिए इनिबिट का मतलब समझते हो आप, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। देखो यार मैं आपको पहले एक चीज़ समझाती हूँ, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाली हूँ। यार हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये स्ट्रक्चर वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं यार, हमें पता है आगे जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, जो अपने पास में मसल होगा वो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड देन रिलैक्स होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है यार। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये जो हमारे पास में एक्टिन है और मायोसिन है, इन्हें अल्टीमेटली चिपकना है, एक्टिन और मायोसिन को चिपकना है। उस चीज़ के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। देखो यार हमारे पास में क्या होता है, एक्टिन जो है, एक्टिन को मायोसिन से चिपकना है, तो यानी कि भाई अगर एक्टिन को मायोसिन से चिपकना है तो उसके पास में ना यहाँ पे कुछ ऐसे ग्लू जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे ना कुछ जगह पे फेविकोल से चिपकी होती है, जहाँ पे मायोसिन आकर चिपकेगा। समझ में आया, एक्टिन को मायोसिन से चिपकना है तो एक्टिन के पास में ना कुछ जगह पे फेविकोल लगी होती है, जिसकी हेल्प से वो चिपकेगा, ठीक है। और जो वो फेविकोल वाला स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे ग्लू लग रही है, वो जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे आके मायोसिन चिपकेगा। किसके साथ, ये एक्टिन है, हम कह रहे हैं मायोसिन आएगा और एक्टिन से यहाँ पे चिपकेगा। तो जहाँ पे मायोसिन आके एक्टिन से बाइंड करेगा, एक्टिन से चिपकेगा, उस जगह को हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमने कहा भाई देखो क्या होता है, जहाँ पे मायोसिन आके एक्टिन से जुड़ेगा, चिपकेगा, उसको हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई अब ट्रोपोनिन पढ़ रहे हैं। ट्रोपोनिन में 3 साइट होती है। जो पहली साइट होती है वो होती है इनिबिटरी साइट। इनिबिटरी साइट, इनिबिटरी का मतलब पता है, किसी चीज़ को रोकना, इनिबिट करना, है ना। हम कह रहे हैं ये जो इनिबिटरी साइट होती है ये क्या करती है, ये इनिबिट कर देती है, इनिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट, या कह सकते हैं कवर कर लेती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। यार ये जो आई साइट होती है ये क्या करती है, ये ना यहाँ पे आके, ये जो जगह है यहाँ पे मायोसिन को आना था। जैसे मान लो यार आप हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप अगर स्कूल में जाओगे ना तो आप क्या करते हो, जिस बेंच पे आप बैठे हो उसके साथ में ही ना बैग रख देते हो अपना। क्या करते हो आप, बेसिकली अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जगह बचा के रखते हो, है ना, कि भाई मेरा दोस्त आएगा और यहाँ पे बैठेगा मेरे साथ में। लेकिन यार कुछ होते हैं ऐसे बदतमीज़ बच्चे होते हैं जो हमें नहीं देख सकते हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में, तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती आके बैठ जाते हैं हमारे साथ में, कहते हैं बैग हटाओ मैं बैठूंगा, है ना, होता है ना ऐसा, बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बैठना जगह थी आपके दोस्त के लिए, लेकिन बैठ वो जाते हैं यार आके। तो उसी तरीके से ये है ट्रोपोनिन, बदतमीज़, ये क्या करता है, यहाँ पे जगह बचाई थी मायोसिन के लिए कि मायोसिन आके बैठे, लेकिन ये ट्रोपोनिन की ये आई साइड यहाँ पे आके बैठ जाती है। अब एक बात बताओ, जब आपका आपने जगह बचाई थी दोस्त के लिए, लेकिन अगर कोई और आके बैठ गया तो आपका दोस्त नहीं बैठ पाएगा ना यार आपके साथ में। तो उसी तरीके से होगा, यहाँ पे इसने मायोसिन के लिए मायोसिन के लिए जगह बचाई थी, लेकिन बैठ गया आके ये ट्रोपोनिन की आई साइड बैठ गई, तो आपका दोस्त मायोसिन तो बैठ नहीं पाएगा, है ना। यही चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये हो गई इनिबिटरी साइड, समझ में आया। अभी मैं आप जब मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगी ना आपको, तो सारी चीज़ें मैं दोबारा से क्लियर करवाऊंगी। अभी जस्ट समझो एक एक पार्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद में
जो दूसरी साइट होती है अपने पास में वो होती है टी साइट। ये बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन। वहीं पे जो सी साइट होती है ये क्या करती है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। इसको कैल्शियम से बाइंड करना है, इसको ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करना है, और इसको यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट से बाइंड करना है। समझ में आया? अब इसका जो पूरा वो है ना फ्लो, वो हम पढ़ेंगे अपने पास में जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज़ होती है। लेकिन अभी मेरे को ना आपको ये प्रोटीन्स के बारे में समझाना था, वो आपको समझ में आ गया। हमारे पास में देखो होता क्या है, ये देखो हमारे पास में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दूसरे होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन अपना थिन फिलामेंट है, पतले वाला फिलामेंट है, और मायोसिन थिक फिलामेंट है, मोटू फिलामेंट है। रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह के होते हैं, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो जब उसके से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं वो कराऊँगी। अभी आप अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, हमसे कह रहा था भाई ग्लोबुलर कैसे, मतलब ग्लोबुलर ऐसे जो गोले गोले की फॉर्म्स में है, मोतियों की तरह। ठीक है, हमसे बोले जा रहा है, एक सेकेंड मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ। ग्लोबुलर रेगुलेटरी प्रोटीन हमसे कह रहा है, रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। यार बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बताना है कि भाई हमने पढ़ा हमारे पास में रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रोपोनिन और टायरोमायोसिन। अब ये भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास में दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। जिसमें से ट्रोपोमायोसिन कैसा था, फिलामेंट जैसा, तभी तो उसने एक्टिन को ऐसे करके था ना हमारे पास में। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के जैसा ही फिलामेंट, उसको हम बोलते हैं फिलामेंटस। वहीं पे जो ट्रोपोनिन था यार वो गोले गोले जैसा था ना, ऐसे गोले गोले से प्रेजेंट थे। ट्रोपोनिन ऐसे था, ये अपने पास में ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन गोले गोले मोती जैसा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, वहीं पे ट्रोपोमायोसिन तो ऐसे है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना, क्लियर है। और हमें पता है ये दोनों ही कैसे हैं, रेगुलेटरी। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है भाई ऐसा कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन है जो ग्लोबुलर है, तो वो कौन सा होता है, ट्रोपोनिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रोपोनिन। देखो ट्रोपोमायोसिन तो फिलामेंटस होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ रेगुलेटरी प्रोटीन समझ के कर डालो टिक, गलत जगह। एक्टिन तो भाई होता ही नहीं है रेगुलेटरी प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन तो कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो ये तो बिल्कुल ट्रोपोनिन, इसका करेक्ट आंसर ट्रोपोनिन होगा। ठीक है, फिर देखो फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमसे कह रहा है भाई इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। हमने अभी पढ़ा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है, हमारे पास में मिस्थेनिया ग्रेविस है ना। अब देखो आपने अभी ये वाले बाकी नाम नहीं पढ़े, ये आपको 12th में पढ़ने हैं, तो चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि कौन सा इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो गाउट के बारे में तो आपको पता ही है। गाउट क्या होता है, ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके अंदर यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है नहीं, तो हमें यही तो बताना था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सी नहीं होती, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, फिर देखो हमसे क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी कॉमन टू मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। देखो अब एक चीज़ समझ लो, यहीं पे ही समझ लो इस चीज़ को यार। जो अपने पास में मसल्स होते हैं ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको समझ लो एक लाइन में, ज़्यादा वो मत करो इस चीज़ को। जो हमारे मसल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी। यार ये एक्साइटेबल होते हैं, एक्साइटेबल मसल्स के बारे में बता रही हूँ। जो अपने पास में मसल्स होते हैं ना यार, एक्साइटेबल होते हैं। जैसे आप हो जाते हो, आपको सुनने के लिए मिलता है भाई आज आप घूमने जाने वाले हो, तो आप भी एक्साइट हो जाते हो। उसी तरीके से मसल्स हैं, मसल्स एक्साइटेबल होते हैं। साथ ही में कॉन्ट्रैक्टाइल होते, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेबल। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्टेबल भाई तभी तो पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वहीं पे ये इलास्टिसिटी भी शो करते हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी भी शो करते हैं। तो ये अपने पास में ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मसल्स की। उसी तरीके से जो अपने पास में न्यूरल टिश्यू होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। न्यूरल टिश्यू क्या करते हैं यार, ये एक्साइट कर सकते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, तभी तो यार सिग्नल वगैरह जाते हैं ना न्यूरल टिश्यू के पास में, है ना। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो न्यूरल टिश्यू के पास में भी है और मस्कुलर टिश्यू के पास में भी है। तो वो कौन सी होती है, वो होती है एक्साइटेबिलिटी। दोनों ही एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ना ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी, मतलब जो अपने पास में नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि ये चैप्टर यार देखो इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं और मेरे को इस चैप्टर को भगाना नहीं है कि हाँ जी बस मैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि मुझे यार कंटेंट बिल्कुल अपना 100% देना है ना। तो मैं इस चीज़ को भगाऊंगी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक और पार्ट ले आएंगे, लास्ट पार्ट होएगा वो, उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लाइक चैप्टर तो यार हम वैसे ही कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमें क्या करना है, क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं ना। तो यार देखो मैं अपनी तरफ से ना बहुत आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। यस आई नो कि 100% अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यार एज यू नो आई हैव माई क्लासेस, आई हैव माई लाइक कॉलेज, ठीक है। और आपको पता होगा कि यार मतलब MBBS इज़ नॉट वेरी इजी, ठीक है। रेगुलर हमारा कॉलेज वगैरह होता है और वी हैव टू टेक क्लासेस रेगुलरली। तो यार ये जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, मैं रात को रिकॉर्ड करती हूँ, वो भी लाइक अराउंड 2 to 3 AM, ठीक है, रात के 2 से 3 बजे, ठीक है। और मैं इस टाइम पे अपलोड कर देती हूँ। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर यार आपके पास में पॉसिबल हो ना, अगर आपके हों 3-4 दोस्त जो कि होंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपके दोस्त नहीं होंगे या आपकी क्लास में और बच्चे नहीं होंगे या आपके ट्यूशन में और बच्चे नहीं होंगे या कुछ भी है, ठीक है, तो यार उनको शेयर कर दिया करो वीडियो। देखो यार मैंने आपको क्लियरली बोलती हूँ कि क्यों ऐसा, मैं क्यों कह रही हूँ। देखो यार होता क्या है, अभी मैं अगर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं आपसे कोई भी कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन यार इस चीज़ को समझो कि अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ और उससे आपको हेल्प हो रही है तो यार थोड़ा सा अप्रिशिएट करने में क्या जा रहा है आपका। अगर आप जस्ट वीडियो को लाइक कर दोगे, एक कमेंट करके बता दोगे कि हाँ हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, कि या फिर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा बस बेस्ट रिव्यू दो या गुड रिव्यू, नहीं, पॉजिटिव फीडबैक का नहीं चाहिए हमेशा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को वो भी बताओ, ठीक है, मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगी। या आपको एक थोड़ा सा ना सजेशंस दिया करो, जैसे कि अभी मैं बताऊँ, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखोगे ना तो उसमें मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाती थी, लाइक नोट्स रिटर्न होते थे मेरे और मैं उनको समझाती थी अच्छे से। लेकिन फिर मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने सजेशन दिए कि आप प्लीज़ लिख के मतलब खुद से समझाओ। तो अब मैंने वो चीज़ करी है, ठीक है, मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दो, नहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दो कि हाँ हमें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, आप ये कर दो, तो मैं वो चीज़ कर दूँगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्लीज़ कर दिया करो यार। और दूसरी चीज़ यार देखो क्या होता है, हमारे पास में ना मेरे को आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जैसे कि यार एक सेकेंड यार देखो पता क्या होता है, जैसे कि हमें मेरे पास में कमेंट आए हुए हैं कि भाई आप हमें PDF शेयर करो, क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इसकी PDF शेयर करो, नोट्स है उनकी PDF शेयर कर दो। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है PDF शेयर करने में, जब मैं YouTube पे प्रोवाइड कर सकती हूँ तो मैं PDF में भी कर सकती हूँ। लेकिन यार जो YouTube है ना उसकी कुछ हैं रिक्वायरमेंट्स। YouTube की पॉलिसी है कि भाई जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप PDF शेयर नहीं कर सकते, आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, ठीक है, आप कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे। तो इसलिए यार अब 1000 सब्सक्राइबर कैसे होंगे यार, मेरे को फेक सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यार अगर वो रियल स्टूडेंट्स होंगे तभी तो, और वो सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं यार, मैं आपको ना क्लियरली बता रही हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी गांधी जी कि ऐसे वैसे नहीं। देखो अगर हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए ना तो वो 2 तरीके से बढ़ते हैं। एक तो
आप वीडियोस को शेयर करोगे तो बढ़ेंगे, तो थोड़े से सब्सक्राइबर्स, है ना। वहीं पे दूसरी चीज़ ये होती है यार, जैसे कि जब आप वीडियो को लाइक करते हो, है ना, वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे जितने ज़्यादा, तो यूट्यूब फिर यूट्यूब अलग अलग लोगों के पास में वीडियो को शो करता है ना। तो ये चीज़ होती है यार। आई होप कि आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। आप खुद एक स्टूडेंट हो, और अगर आप यार देखो, मुझे पता है मैं आपका टाइम ले रही हूँ, बट कोई बात नहीं, 1-2 मिनट चलता है, ठीक है। 1-2 मिनट अगर आप मुझसे बात कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ना, होता क्या है कि अगर आप लोग अपना टेस्ट दे रहे हो कोई, ठीक है, या फिर आपने यार बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया एक एग्ज़ाम के लिए और आपने वो एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके लाइक अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन अगर कोई आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लाइक अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल दूँ, मान लो कि कोई कंपटीशन है आपके स्कूल में, आप लोग डांस प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, डांस परफॉर्म कर रहे हो एक, ठीक है, और अगर आप गए स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए और आपने बहुत अच्छा डांस किया भाई, लेकिन जो ऑडियंस है वो जस्ट ऐसी ही बैठी हुई है रोबोट्स की तरह, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपका मन भी नहीं, आपका पता है बीच में ही मन करेगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है। तो उसी तरीके से यार होता है, अगर मान लो अब वहीं पे अगर आपके लिए लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर लोग आपके लिए क्लैपिंग्स कर रहे हैं एंड लाइक चीयर अप कर रहे हैं आपको, तो आपको और अच्छे से करने का मन करेगा। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है यार। अगर वीडियो को लाइक आएंगे, वीडियो पे कमेंट्स वगैरह आएंगे, थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ भाई हमें लोग देख रहे हैं, या फिर हमारे कंटेंट को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे हैं, या हमारी वजह से किसी की हेल्प हो रही है, तो फिर हमारा मन करता है हम और अच्छा करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यार, वरना हम भी इंसान हैं, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यस, हम आपको मोटिवेट करेंगे, आप हमें मोटिवेट करो, यही चीज़ है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियो को अपने 1-2 दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। और उनको भी कह देना, वो भी शेयर कर देंगे, ठीक है। बस यही चीज़। और भाई जितना भी समझ में आया हो ना, बता दिया करो कमेंट करके। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसमें टाइम वेस्ट भी तो होता होगा, लेकिन वो करते हो ना, तो एक सेकंड लगता है। और मैंने तो आपको बहुत आसान तरीका बताया है कमेंट करने का। आप बहुत लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिख सकते ना, तो जस्ट यार देखो 10 में से रेटिंग दे दिया करो कि भाई हमें एक नंबर देना है, 1 नंबर दे दो कि हाँ हमें नहीं आया, ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। 0 देना है, 0 दो। अगर यार 5 देने हैं, 5 दे दो। और 10 में से 10 तो देखते हैं भाई कब मिलेंगे। ठीक है, ड्रीम ही है वो। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल, एंड येस, come again to our YouTube channel. Thank you so much.